भाग 4 स्केच। यादव और बिहारी फॉरेंसिक लैब में खड़े थे। डॉक्टर माधव उस बॉडी को अब तक चेक कर रहे थे। उन दोनों के अलावा कमिश्नर भी लैब में मौजूद थे, जिस कारण बिहारी चुपचाप शांत एक कोने में बैठा हुआ था। यादव की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। उसे बस वो गांव की याद आ रही थी, जहां से वो अभी अभी आया था। तभी उसने देखा कि डॉक्टर माधव अपने कैबिन से बाहर निकले। उन्होंने अपना बायां हाथ धोया और फिर इशारे से यादव को अपने पास बुलाया। यादव झटपट डॉक्टर के पास पहुंचा और सीधा उनके कैबिन के अंदर चला गया। ये डॉक्टर माधव का कैबिन भी था और लैब भी, और साथ ही उनके रहने का ठिकाना भी। यादव पहली बार इस लैब में गया था। उसकी नजरें चारों तरफ दौड़ रही थी, दीवारों पर लगी तस्वीरों पर, जहां इंसानी शरीर की हर तस्वीर टंगी हुई थी दीवार पर, और उसे बड़ी ही अद्भुत तरीके से दिखाया गया था। तो इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ आइए, आई विल शो यू समथिंग। डॉक्टर माधव यादव को सीधा उस बॉडी के पास ले गए जहां उन्होंने उसे चीर फाड़ कर रखा हुआ था। उसका पोस्टमार्टम हो चुका था। डॉक्टर ने यादव को कुछ रिपोर्ट दिखाई। यादव ने सभी को गौर से देखा और फिर डॉक्टर ने बॉडी को दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये निशान देख रहे हो यादव? डॉक्टर ने लाश के हाथों को ऊपर उठाकर दिखाते हुए कहा, ये किसी जानवर ने काटा है। इधर देखो, ये जो खरोच दिखाई पड़ रही है ना, वो किसी जानवर की है। इसकी मौत से पहले इसे किसी जानवर ने नोचा है या फिर नोचवाया गया है। डॉक्टर की बातों को सुन यादव को बड़ी हैरानी का सामना करना पड़ा। उसने बार बार लाश को देखा और अच्छे से चेक किया। डॉक्टर भी यादव की पूरी मदद कर रहे थे। आखिर में यादव ने कहा, तो फिर ये फंडा क्या है? और तो और ये आपको पता चला कि ये कौन है, किसकी बॉडी है ये? यादव की बात पर उसे डॉक्टर ने कहा, वो जल्द ही पता चल जाएगा। स्केच बन रहा है, पर सोचने वाली बात यह है कि अगर इसे जानवर से मरवाना था तो फिर ट्रक में ये कर क्या रहा था? यादव ने जवाब दिया, हो सकता है कि ये किसी जानवर से बचकर भाग रहा हो और उसी डर में इसने गाड़ी को पानी में कुदा दिया हो। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर ने हामी भरते हुए कहा। तभी वहां स्केच आर्टिस्ट आया। उसके हाथों में एक कागज का टुकड़ा था। उसने डॉक्टर को दिखाया। स्केच देख डॉक्टर की सारी थ्योरी गलत साबित हो गई। डॉक्टर को सर पकड़ते हुए देख यादव ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर ने इस पर कुछ नहीं कहा, बल्कि बदले में उस स्केच को यादव को दे दिया। स्केच देख यादव भी चौंक गया। उसकी जुबान से बस इतना ही निकला, ओ माय गॉड। लैब में कमिश्नर साहब की एंट्री हुई। उनको सारा माजरा बताया गया, साथ ही उनको स्केच दिखाया गया। स्केच ने ये साफ कर दिया कि वो इंसान जिसकी लाश लैब में पड़ी हुई है, वो किसी एक ट्रक ड्राइवर की नहीं है, बल्कि शहर के बड़े और नामी नेता मनोहर नाथ की है। ये बात जैसे ही यादव को पता चली कि लाश मनोहर नाथ की है, वो सीधा कैबिन के बाहर भागकर बिहारी के पास गया। उसने सब कुछ बिहारी को बताया, जिससे बिहारी का सर चकरा गया, क्योंकि उसी ने रात को उस फोन कॉल को हल्के में लिया था, जिस कारण वो अब डर से कांप रहा था। यादव को बाहर आते देख डॉक्टर और कमिश्नर भी बाहर आ गए। उन्होंने यादव और बिहारी को देखा। दोनों बड़े ही अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे। कमिश्नर समझ गया कि हो ना हो कुछ गड़बड़ जरूर है। कमिश्नर ने संदेह की नजर से यादव की तरफ देखकर पूछा, क्या बात है यादव, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? यादव ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। ये देख डॉक्टर और कमिश्नर चौंक गए। कमिश्नर ने फिर से वही सवाल दोहराया, इस बार थोड़ी सख्ती से कहा। तो बिहारी ने डरते हुए कहा, साहब, कल रात को एक फोन कॉल आया था। किसी ने हमें बताया कि मनोहर नाथ के फार्म हाउस पर 500 करोड़ की काली कमाई पड़ी है, आकर चेक कर लो। बिहारी कुछ आगे कहता, इससे पहले ही यादव ने कहा, मैंने बिहारी को कहा था कि क्या ये बात सच है, पता करो, पर इसने कॉल को सीरियसली नहीं लिया और अब आप देख ही रहे हैं।
इतना कहते कहते यादव चुप हो गया। मतलब तुम दोनों की लापरवाही ने नेताजी को ऊपर पहुंचा दिया, कमिश्नर ने गुस्से से दोनों को घूरते हुए कहा। पर सर, हो सकता है कि कॉल आने से पहले ही इनकी मौत हो चुकी हो। बिहारी को चुप करवाते हुए कमिश्नर ने चिल्लाकर कहा। शट अप बिहारी, कमिश्नर ने यादव को समझाते हुए कहा। यादव, आज शाम तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी, समय पर आ जाना। और वैसे भी नेताजी का केस तुम्हें मिलने से रहा, चलता हूँ। इतना कहकर कमिश्नर साहब भारी कदमों के साथ निकल पड़े। यादव और बिहारी दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। डॉक्टर ने यादव को समझाया, पर कहीं ना कहीं अब जाकर यादव और बिहारी को अपनी गलती का एहसास हुआ था। शाम के 5 बजे पुलिस इंक्वायरी रूम, सारे लोग बैठे हुए थे। कमिश्नर, बाकी सारे अफसर, एसपी, डीसी और भी कई लोग थे जो यहाँ मौजूद थे। इस मौजूदगी का कारण था नेता मनोहर नाथ की मौत, जिसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया था। और साथ ही यादव और बिहारी का भी फैसला होना था। सभी लोगों के बीच से कमिश्नर सामने उठकर आया। उसने सबको प्रणाम करते हुए अपना इंट्रो दिया और फिर उसने अपनी बात सबके सामने रखी। जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सुबह मनोहर नाथ जी की लाश हमें तालाब से मिली है और उस वक्त से मीडिया हम पर सवाल कर रही है। तो अब हमें यह फैसला करना होगा कि आखिर इस केस को किसे सौंपा जाए। कमिश्नर की बात पर टीआईजी ने कहा, किसी को सौंपने की क्या जरूरत है? ये केस सभी इंस्पेक्टर यादव देख रहे हैं ना, तो उनको ही देखने दीजिए। यादव जी ने काफी बड़े बड़े केस सुलझाए हैं। टीआईजी की बात सुन, जहां एक तरफ सबको झटका लगा तो वहीं दूसरी तरफ यादव को अंदर ही अंदर खुशी हुई। पर सबने आवाज उठाते हुए कहा, ये एक बड़ा केस है सर, यादव जी से नहीं हो पाएगा। और तो और इन्होंने कल जो लापरवाही की है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। सर, यादव जी से नहीं हो पाएगा, ये एक मर्डर केस है और उन्होंने आज तक छोटा मोटा केस सॉल्व किया है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि किसी तेज तर्रार दिमाग वाले ऑफिसर को लगाया जाए इस केस में, तब जाकर हमारी बदनामी कम होगी। बाकी आप सब लोग देख लें। कमिश्नर ने अपना अंतिम निर्णय लिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इसके बाद सभी के बीच एक भारी बहस छिड़ गई केस को लेकर। इन सब में बिहारी और यादव को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया, ये कहकर कि उनकी एक लापरवाही ने मनोहर की जान ले ली। पर असल में ऐसा हुआ नहीं था। यादव ने खुशी खुशी अपनी सजा मंजूर कर ली। पर अब सवाल ये रह गया था कि केस को किसे सौंपा जाए, क्योंकि ये एक जिम्मेदार आदमी का काम था और सही ऑफिसर भी चुनना जरूरी था। क्या हुआ आगे का फैसला जानेंगे मिस्टर साइको के अगले एपिसोड में। आप सुनते रहिए ये क्राइम थ्रिलर मेरे यानी आजाद के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।